जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के 21 जून के आल शिफ्ट के क्वेश्चन को। दोस्तों आल शिफ्ट यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हुए जितने भी मतलब कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में, दोस्तों उन सारे क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों देखिए, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह हो जाएंगे सरदार सोहन सिंह भकना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। जो दोस्तों देखिए, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। दोस्तों इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भकना थे, जबकि महामंत्री लाला हरदयाल थे। दोस्तों उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासक से मुक्त कराना। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। जो दोस्तों हमारे पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, यह कहा जाता है पीरियड्स। दोस्तों पीरियड्स कहा जाता है क्षैतिज पंक्तियों को। और दोस्तों देखिए, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति यानी कि पीरियड्स कहलाती है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वहीं ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आने वाले प्रश्न जो हैं आपके जितने भी एग्जाम हैं आने वाले, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। तो दोस्तों देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो है यह 1858 में दी गई थी। 1858 के भारतीय सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन क्राउन को सौंपी गई थी और जो है गवर्नर जनरल का नाम जो है बदलकर वायसराय रखा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। देखिए वह राज्य हो जाएगा जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है, वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों सीमा साझा करता है। देखिए दोस्तों, सिक्किम भी 3 देश चीन, भूटान और नेपाल से घिरा है, लेकिन प्रश्न में वेस्ट बंगाल विकल्प था, तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर होता पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की थी। दोस्तों देखिए, भारत सरकार ने जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना के लिए जो है कितनी राशि आवंटित की थी। तो दोस्तों देखिए, जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 15,000 करोड़। दोस्तों 15,000 करोड़ भारत सरकार ने सन 2020 में कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए, जिसमें 7,774 करोड़ तत्काल राहत के लिए और बाकी भविष्य की तैयारियों के लिए था। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी। दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम जो थी वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इम्प्रूविंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को सर सीवी रमन द्वारा
रमन इफेक्ट्स की खोज की याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो दोस्तों देखिए, म्यांमार में जो है भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा म्यांमार के 2025 भूकंप के पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू किया गया। इसका केंद्र दोस्तों मांडले के पास था। याद रखिएगा, इसका केंद्र जो है मांडले के पास था। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा इन सारे फैक्ट को, जितने में मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में इन्हीं फैक्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? दोस्तों देखिए, जयपुर में स्थित खगोलीय वेधशाला का नाम जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जंतर मंतर। दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने, दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण जो है सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो है करवाया था 1723 में। याद रखिएगा, इसमें जो है 19 खगोलीय यंत्र हैं। याद रखिएगा, और ये UNESCO यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य काल की प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों देखिए, मौर्य काल की प्रमुख लिपि जो है यह थी आपका ऑप्शन नंबर, दोस्तों मौर्य काल का प्रमुख लिपि जो है ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्राह्मी लिपि मौर्य काल में उपयोग की जाती थी, जो है विशेषकर अशोक के अभिलेखों में की जाती थी। याद रखिएगा, विशेषकर जो है अशोक के अभिलेखों में की जाती थी। इसे भारत का सबसे प्राचीन लिपियों में से एक माना जाता है। दोस्तों ब्राह्मी लिपि को जो है भारत का प्राचीन लिपियों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकटतम विदेशी देश कौन सा है? दोस्तों देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकटतम जो विदेशी देश है वह हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, म्यांमार द्वीप समूह जो है म्यांमार की सीमा के सबसे निकट स्थित है। दोस्तों समुद्री दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। इस द्वीप समूह का सामरिक महत्व भी अत्यधिक है। दोस्तों याद रखिएगा, इस द्वीप समूह का सामरिक महत्व भी अत्यधिक है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार से कितने दूर जो है स्थित आपका द्वीप समूह है? तो याद रखिएगा दोस्तों, म्यांमार से यानी कि लगभग समुद्र दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों देखिए, संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक जो संबंधित हैं दोस्तों यह संबंधित हैं अधीनस्थ न्यायालय से। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 233 से 237 राज्य स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति और जो है संचारण और कामकाज से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, राज्य स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति और संरचना और कामकाज से संबंधित है। यह भाग 6 का हिस्सा है। दोस्तों याद रखिएगा, यह भाग 6 का हिस्सा है, अनुच्छेद 233 और 233 से लेकर 237 तक। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, थार मरुस्थल जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दोस्तों उपोष्ण कटिबंध शुष्क जलवायु। दोस्तों
जो थार मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध शुष्क जलवायु से संबंधित है। थार मरुस्थल राजस्थान में है। जो दोस्तों राजस्थान में वर्षा अत्यंत कम होती है। दोस्तों थार मरुस्थल में जो है वर्षा अत्यंत कम होती है और तापमान में जो है अत्यधिक अंतर होता है। यह उपोष्ण शुष्क जलवायु का उत्तम उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों, उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह उपोष्ण शुष्क जलवायु का उत्तम उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो दोस्तों देखिए संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है यह तैयार करते हैं आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है तैयार करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का भाषण केवल औपचारिक होता है। दोस्तों इससे मंत्रिपरिषद तैयार करती है जो नीतिगत एजेंडा प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा इन सारे फैक्टों को दोस्तों, जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सारे फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है 2021 में भारत में कुल सड़क माल परिवहन का प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों देखिए 2021 में भारत में कुल सड़क माल परिवहन का प्रतिशत जो है यह था आपका 71%। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सड़क परिवहन भारत में सबसे बड़ा माल परिवहन साधन है, जिसमें 71% हिस्सा सड़कों के जो है माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार और सुनिए, सड़क परिवहन भारत में सबसे बड़ा माल परिवहन साधन है। याद रखिएगा जिसमें 71% हिस्सा जो है सड़कों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। रेलवे का योगदान 18% है। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि रेलवे का जो दोस्तों योगदान कितना है, तो 18% है। सड़क परिवहन का जो है 71% है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका। अगला प्रश्न पूछा गया था बनारस सेंटर का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों देखिए बनारस सेंटर का उद्देश्य जो था वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी वन्य जीव संरक्षण। जो दोस्तों वनारा जो है अनंत अंबानी द्वारा जामनगर में स्थापित घायल और संकटग्रस्त जानवरों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए एक उन्नत केंद्र है, जो दोस्तों 3000 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण जो है कितने दूरी में फैला हुआ है, तो 3000 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व किस ब्लॉक में होता है। दोस्तों देखिए आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व जो है यह होता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यस और पी ब्लॉक में। याद रखिएगा यस और पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं, यस और पी ब्लॉक को, क्योंकि वे अपने समूह के विशिष्ट गुण दर्शाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि वे अपने समूह के विशिष्ट गुण जो है दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्ण। तो दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से जो है पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी यह हो जाएगी कृष्ण नदी। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट हम देख लेते हैं। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं था, परंतु ताप्ती और नर्मदा भारत की मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कृष्ण नदी में भी पश्चिम घाट से निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा जो कृष्ण नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन बहती पूर्व की ओर है। याद रखिएगा दोस्तों कृष्ण नदी को याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन बहती पूर्व की ओर है, याद रखिएगा।
देखिए दोस्तों, देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लेकिन इससे जुड़े फैक्ट जो है, कंप्यूटर से जुड़े फैक्ट आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन कहाँ से सेट किया जाता है। दोस्तों देखिए एमएस वर्ड में पेज जो है मार्जिन यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेज लेआउट टैब से। दोस्तों पेज लेआउट टैब से एमएस वर्ड में जो है मार्जिन बदलने के लिए पे लेआउट टैब में जाकर मार्जिन विकल्प चुनना होता है, यानी कि चुना जाता है। तो दोस्तों तब जा कर के एमएस वर्ड में पेज मार्जिन जो है सेट किया जाता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, 2024 IIFA में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था। दोस्तों देखिए अब जो अवार्ड मिला था यह मिला था विक्रांत मैसी को। ऑप्शन नंबर का सी विक्रांत मैसी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए विक्रांत मैसी को 2024 IIFA में जो है उनके उत्कृष्ट अभिनय योगदान के लिए पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। दोस्तों याद रखिएगा पर्सनालिटी ऑफ ईयर पुरस्कार जो है विक्रांत मैसी को 2024 में मिला था। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए, सहकारी समिति की लेखा रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है। दोस्तों देखिए सहकारी समिति की लेखा रिपोर्ट जो है यह सौंपी जाती है आपके ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रार को। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। सहकारी समितियां अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है प्रस्तुत करती है। याद रखिएगा सहकारी समितियां अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी रजिस्ट्रार जो आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। याद रखिएगा विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका परिपक्व काल जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में स्पेशल मेंशन अवार्ड किसे मिला। दोस्तों देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में स्पेशल मेंशन पुरस्कार जो है यह मिला था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मनोज वाजपेयी को। फिल्म गुलमोहर में बेहतरीन अभिनय के लिए मनोज वाजपेयी को जो है स्पेशल मेंशन पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ। तो दोस्तों यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। यह 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में हुआ था। दोस्तों 1 मई से 4 मई तक हुआ था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद रखिएगा 1 से 4 मई तक हुआ था और इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट खोलने की सबसे तेज विधि क्या है। दोस्तों एमएस पावर पॉइंट खोलने की सबसे तेज विधि जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रन और पावर पॉइंट। दोस्तों Windows+R दबाकर रन बॉक्स में पावर पॉइंट टाइप करने से तुरंत एमएस पावर पॉइंट खुलता है। याद रखिएगा पावर पॉइंट सबसे तेज कैसे खुलेगा। तो दोस्तों Windows+R दबाकर रन बॉक्स में पावर पॉइंट टाइप करने से तुरंत एमएस पावर पॉइंट खुलता है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया था
दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, नागरिकता अधिनियम 2025 संशोधन का उद्देश्य क्या था। दोस्तों देखिए नागरिकता अधिनियम 2025 संशोधन का उद्देश्य जो था वह था आपका प्रक्रियात्मक सुधार। दोस्तों प्रक्रियात्मक सुधार था इसका उद्देश्य। और दोस्तों देखिए इससे जुड़े फैक्ट, 2025 संशोधन ने नागरिकता अधिनियम 1955 की तकनीकी धाराओं में बदलाव किया ताकि पंजीकरण व विदेशीकरण की प्रक्रिया आसान हो। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस बैंक ने डॉलर का स्पैम किया। दोस्तों डॉलर का स्पैम जो है हाल ही में यह करने वाला बैंक हो जाएगा आरबीआई ने जो है हाल ही में डॉलर का स्पैम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर स्पैम के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने और रुपयों की स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाया है। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर स्पैम जारी किए थे। दोस्तों पूरे क्वेश्चन यही पूछे गए थे आपके ऑल शिफ्ट में, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लाया हूं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मॉक टेस्ट देना चाहते हैं डेली का तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।